Students, today we are doing chapter 14, part 3. Okay, sources of energy. We are starting with the chapter sources of energy. So, we are on the topic that is biomass. Here, what is biomass? We have to know. So, biomass is what? Biomass is a material which contain carbon and other combustible substances. जो mainly किससे contain करता है? कार्बन से कुछ combustible substances जल सकते हैं. Okay, like plants, wood, animal and plant waste. These are the बायोमास सब्सटेंसेज. इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज मीथेन गैस. इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है बेटा? मीथेन गैस होता है. ओके, एंड द फॉर्मूला ऑफ मीथेन गैस इज CH4. दिस इज कॉल्ड मीथेन गैस. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ वुड एज ए फ्यूल? तो हम इन बायोमास सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, लाइक वुड. तो वुड इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए प्लांट. सो वी कैन यूज वुड टू जनरेट हीट एनर्जी इन 2 ways. तो हम वुड से 2 तरीके से हीट जनरेट कर सकते हैं. दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड दैट इज इनडायरेक्ट मेथड. In direct method, wood is used in furnace. Furnace मतलब होता है चूल्हा. To generate heat for cooking food and heating water etc. डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं? हम लकड़ियों को यूज़ करते हैं चूल्हे में डायरेक्ट, और उनसे हम पानी गर्म करते हैं या हम खाना बनाते हैं. ठीक है. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? बहुत सारी वुड बर्न होती है एंड बहुत सारा धुआं भी होता है विच प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन. ठीक है. कंप्लीट कम्बस्टन ऑफ इट डज नॉट टेक्स प्लेस हेयर. कंप्लीट कम्बस्टन मीन्स लकड़ी पूरी तरीके से जलती नहीं है. सो वी कैन से दैट डायरेक्ट बर्निंग ऑफ वुड इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ जनरेटिंग मोर हीट एनर्जी. ठीक है. मैं गाँव में विलेजेस में मैक्सिमम यही डायरेक्ट मेथड यूज होता है बेटा. ओके, नाउ वी आर यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड. सो इन इनडायरेक्ट मेथड व्हेन वुड इज हीटेड इनडायरेक्टली इन एब्सेंस ऑफ एयर. जब हम उसको एयर के एब्सेंस में फ्रैक्शन डिस्टिलेशन एक मेथड होता है बेटा, सॉरी डिस्ट्रक्शन होता है मेथड, उसमें इसको करा जाता है. इट इज़ कन्वर्टेड. और जब हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जब हम किसी भी उसको एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करते हैं, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू चारकोल. लाइक हम कोल को जब गर्म करते हैं तो उससे 3-4 मटेरियल बनते हैं, लाइक कोक, कोल तार एंड गैस. ठीक है, कोल गैस. सो व्हेन वी हीट द वुड, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू चारकोल. अब वुड नहीं रही है, वो चारकोल में कन्वर्ट हो गई. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ठीक है. इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लकड़ी को एक है ना वैक्यूम ट्यूब में डाल देंगे और उसको गर्म करेंगे. ठीक है. गर्म करने के बाद वो एक्स्ट्रा गैसेज निकल जाएगी और वहाँ पे क्या बचेगा? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बच जाएगा. उसको हम यूज़ कर लेंगे एज ए चारकोल. तो अब आप बताओ भाई, चारकोल इज बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी देन वुड. तो आप बताओ कौन से वाला ज़्यादा अच्छा? चारकोल अच्छा है. क्यों अच्छा? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है CBSE बोर्ड में. बिकॉज एक तो स्पेस को, लकड़ी आप लेके आओगे तो काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. चारकोल कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इजीली बर्न होता है, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा है और स्मोक प्रोडक्शन कम है. ठीक है. हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और आपको पोल्यूशन कम देगा, धुआं कम देगा. ठीक है बेटा. अब उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है बायोगैस. तो बायोगैस क्या होता है? जो प्लांट या एनिमल वेस्ट एंड वेजिटेबल वेस्ट स्वेज आर डिकम्पोज्ड. ठीक है, एंड इन द सेंस ऑफ O2. ठीक है. आपको पता है कोई भी चीज़ है जो सड़ जाती है, वो एक उनमें से गंदी सी गैस आनी स्टार्ट हो जाती है, एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है बहुत गंदे वाली. जैसे कीचड़ है, वहाँ से जो स्मेल आती है, जो सड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ से जो स्मेल आती है. ठीक है, वो एक गैस प्रोड्यूस करते हैं. इस गैस को हम बोलते हैं मैक्सिमम इट इज़ कंटेन मीथेन गैस. बट कुछ अमाउंट में इसमें CO2 भी होता है, H2 भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है. बट इसमें 90% क्या होता है? ठीक है, मीथेन गैस प्रेजेंट होती है. जो मीन्स आपको जो गंदे वाली स्मेल आती है ना, जहाँ पे भी जैसे गटर होता है या फिर कोई गंदे नाला वगैरह होता है, वहाँ पे जो गंदी वाली स्मेल आती है वो मैक्सिमम यही होती है, बायोगैस होती है. ओके, द हीटिंग कैपेसिटी ऑफ मीथेन इज़ वेरी हाई. काफ़ी अच्छी अमाउंट में इसकी हीटिंग कैपेसिटी है. मीन्स कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर सकता है. एनिमल वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीट, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट आर द रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बायोगैस. अगर आप बायोगैस प्रिपेयर करना चाहते हो, सो यू हैव टू यूज एनिमल वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट यू हैव टू यूज. ओके, नाउ व्हाट इज बायोगैस प्लांट? ओके, so biogas plant. A biogas plant is a dome like structure made from bricks and cement. एक डोम लाइक स्ट्रक्चर में जो ये शेप है ना बेटा, इसको ही डोम लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं. ओके, सो इसमें होता क्या है? इसमें एक मिक्सिंग टैंक होता है जहाँ पे हम इसको मिक्स करते हैं. ओके, काउ डंक वगैरह. काउ डंक मीन्स जो गोबर. बेसिकली इफ़ आई टेल यू इन हिंदी देन यू हैव टू, दैट इज आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है. हमने क्या लेना है? इसमें गोबर लेना है, गाय का हो या भैंस का हो, उसको मिक्सअप कर देना है पानी के साथ. जब गोबर को आप उसको मिक्सअप करोगे, यानी कि आप यू कैन से दैट काउ डंक, दिस इज ऑल्सो
इवन से जब मिक्सअप को तो सलरी बनेगा, उस सलरी को आप यहाँ से यहाँ डाल दोगे, फिर काफ़ी दिन तक इसको ढक के यूँ का यूँ छोड़ दोगे आप, ठीक है। जब उसको काफ़ी दिन तक ढक कर छोड़ दोगे तो सड़ जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगी वहाँ पे, उसमें से गैस निकलना शुरू हो जाएगी। उस गैस को आप यहाँ से निकालोगे और उसको अपने किचन में लेके जाओगे, जहाँ पर भी आपको यूज़ करना वहाँ से आप उसको कंटिन्यू यूज़ करते रहो। जब वो यूजेबल कंप्लीट हो जाएगी, पूरी गैस आप यूज़ कर लोगे, फिर जो नीचे जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, हुमस, एक तरीके से खाद बचेगी, उसको आप खेतों में यूज़ कर लो। तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट काफ़ी जोर दे रही है इस पर, बट फिर भी पता नहीं लोग क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज सलरी होते हैं जहाँ पे हम उसको मिक्सअप करके रखेंगे पानी के साथ। फिर ये यहाँ पे सोयल है, ये क्या है आपका गैस का टैंक है जहाँ से गैस जाएगी, ठीक है। और एक लिमिट अमाउंट तक भरना होता है बेटा इसको। यहाँ पे भी आपने सोयल डाली हुई है, ठीक है। ये आउटलेट है और यहाँ से आपका इनलेट है, यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। और यहाँ पे फर्टिलाइजर जो खाद वगैरह कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका देसी खाद मिलेगा आपको यहाँ से। सो उसमें होता क्या, सबसे पहले मिक्सिंग टैंक होता है, ठीक है। तो काउ डंग एंड द वेस्ट इज मिक्स टुगेदर टू फॉर्म सलरी, ठीक है। तो अगर आप काउ डंग को वाटर के साथ मिक्सअप कर देते हो तो यू हैव टू गेट सलरी विच इज़ फेड इनटू मिक्सिंग टैंक। फिर इसको हम किस में डाल देंगे, मिक्सिंग टैंक में डाल देंगे यहाँ पे। फिर इनलेट चैम्बर, द मिक्सिंग टैंक और अंडरग्राउंड इट इज स्लोपिंग इनलेट चैम्बर, ठीक है। फिर जो मिक्सिंग टैंक है वो बेटा अंडरग्राउंड मीन्स वो नीचे ऐसे कनेक्ट है इसके साथ, ठीक है। इनलेट मतलब इस टैंक के थ्रू हम उसको नीचे डाल देंगे उस सलरी को। फिर है डाइजेस्टर, ओके बेटा। तो डाइजेस्टर ये है अपना ये वाला पार्ट, ठीक है। डाइजेस्टर में क्या होता है, इनलेट चैम्बर ओपन फ्रॉम बिलो इनटू द डाइजेस्टर। जो हमारा ये इनलेट चैम्बर है, ये देखो यहाँ से ओपन है ना, खुला हुआ है ना इनलेट चैम्बर, ये बेटा आउटलेट चैम्बर है, ये इनलेट चैम्बर है। तो जहाँ से ये खुला हुआ है, ठीक है, वहाँ से वो क्या करेगा, जो ऊपर से हमने सलरी डाली वो इसके अंदर आ जाएगी। ऊपर से जो हमने सलरी डाली है वो ऐसे इसके अंदर आ जाएगी, ओके। नहीं ह्यूज टैंक, बड़े वाले टैंक के अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा, विद ए डोम लाइक सीलिंग। सो हमने इसके ऊपर सीलिंग लगाई हुई, छत लगाई हुई। तो सीलिंग ऑफ डाइजेस्टर हैज़ एन आउटलेट, ठीक है, विद ए वॉल फ्रॉम वेयर सप्लाई ऑफ बायोगैस इज टर्न। मीन्स यू कैन सी, देखो बेटा यहाँ पे इसके ऊपर ये लगा हुआ है, गैस आउटलेट लगाया हुआ है। ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप यहाँ से गैस यूज करते रहोगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, आउटलेट चैम्बर बेटा ये वाला अपना, ठीक है। ये वाला क्या अपना आउटलेट चैम्बर है, ये अपना क्या इनलेट चैम्बर है, ये क्या अपना डाइजेस्टर। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, गैस निकालते हैं, ठीक है बेटा, ओके। फिर क्या कह रहा है, देखो आउटलेट चैम्बर, द डाइजेस्टर ओपन फ्रॉम बिलो इन एन आउटलेट चैम्बर। तो आप देखो बेटा जो डाइजेस्टर है ना वो यहाँ से नीचे से ओपन है, देखो ये रहा, और यहाँ से इनलेट ओपन है, ठीक है। तो नीचे से ओपन है ये, और यहाँ से क्या होगा बेटा, ओवरफ्लो टैंक, द आउटलेट चैम्बर ओपन फ्रॉम द टॉप इनटू ए स्मॉल ओवरफ्लो टैंक। तो आप यहाँ पे देखो बेटा जो ये है ना अपना आउटलेट चैम्बर है, ये देखो यहाँ से इधर से थोड़ा सा क्या है ओपन है ऊपर से, ये देखो इधर से ओपन है ना, तो यहाँ से आप फर्टिलाइज़र वगैरह निकाल सकते हो। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि वर्किंग, ये काम कैसे करता है बेटा, तो सी देखते हैं कैसे काम करता है। अब कह रहा है कि वर्किंग द सलरी फॉर्म, तो हमने सलरी फॉर्म कर ली वाटर एंड काउ डंग मिक्स करके, जनरेट हम उसको डाइजेस्टर में डालेंगे इनलेट चैम्बर के थ्रू, जैसे ये ऐसे है ना, तो इधर से हमने वो सलरी उसके अंदर डाल दी, ठीक है। द डाइजेस्टर इज फिल्ड पार्शियली विद सलरी इन द डोम फॉर कलेक्शन ऑफ बायोगैस। मतलब आपको क्या करना है, उसको फुल नहीं भरना है, उसको हाफ तक भरना है, डाल दिया। द सलरी इज इन द डाइजेस्टर इज लैफ्ट फॉर 2 months फॉर फर्मेंटेशन। उसको सड़ने के लिए 2 महीने तक छोड़ दिया जाता है। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। वहाँ पे क्या हो जाता है, एनारोबिक माइक्रोबिज्म। एनारोबिक मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। तो आफ्टर फर्मेंटेशन द बायोगैस इज फॉर्म, नाइट्रेट इज कलेक्टेड इनटू डोम। बायोगैस फॉर्म हो जाएगी, फिर उसको हम इस डोम में ऊपर वाले में, देखो यहाँ तक तो हमने भरा था, जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे गैस कनेक्ट हो रही, तो वहाँ पे उसको हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर कलेक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, आफ्टर कलेक्शन ऑफ बायोगैस इन द डोम इट एक्सर्ट लार्ज प्रेशर ऑन द सलरी, ठीक है, एंड फोर्स टू गो इनटू द आउटलेट। और जब बहुत सारी गैस उसमें इकट्ठी हो जाएगी तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगी, सलरी पे प्रेशर लगाना शुरू कर देगी, ठीक है। और जो सलरी है, अब आपको पता था कि वो ऐसे जो हमने बनाया हुआ था, तो यहाँ पे एक खुला चैम्बर था, वहाँ से उसको क्या करना मजबूर कर देगी कि वो सलरी आउटलेट में से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। द बायोगैस इज टेकन फ्रॉम डोम थ्रू ए पाइप। तो बायोगैस तो हम इस पाइप से निकाल लेंगे इधर से, और सलरी इधर से निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड यूज फॉर कुकिंग whenever required, so in this way we can use it when we require, okay। इस तरीके से हम बायोगैस को यूज करते रहेंगे। अब बायोगैस प्लांट कितने टाइप के होते हैं बेटा, बायोगैस प्लांट 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड डोम टाइप, ओके, होता है फ्लोटिंग, मीन्स एक फिक्स्ड होता है जो हम ईंटों से बनाते हैं, मैक्सिमम गाँव में बने होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आपका फिक्स्ड डोम टाइप। तो इसमें क्या होता है, जो गैस है ना वो एक वेरिएबल प्रेशर पे निकलते हैं, मतलब उसमें कॉन्स्टेंट प्रेशर, कभी तेज़ निकले कभी
धीरे निकलेगी। अब आइडेंटिफाई डिफेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट। इसमें ना अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि अंदर ईंटों से बनाया जाता है, धरती के नीचे दबा दिया जाता है, तो उसको पता नहीं चलता कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसकी कॉस्ट मेंटेन तो लो है, मीन्स इसको बनाना तो ईजी है, बट इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो काफ़ी हैवी है, मीन्स काफ़ी लो है, बट इसकी मेंटेनिंग आप ये कह सकते हो काफ़ी लो है। जैसे कि आपका बना दिया, फिर उसमें आप स्लरी डालते रहो, उसको यूज़ करते रहो। अब फ्लोटिंग में क्या होता है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे हमें वो देगा, जैसे कि हमारे एलपीजी देते हैं ना कांस्टेंट प्रेशर पे गैस, ठीक है, इक्वली। अब इसमें आइडेंटिफाई करना ईजी होता है, क्योंकि ये फ्लोटिंग है ना, तो इसको आप बाहर निकाल के भी देख सकते हो। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इज़ वेरी हाई, इसको बनाना भी काफ़ी टफ है और इसको संभाल के रखना भी काफ़ी टफ है, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट भी इसकी काफ़ी आई है, तो ये रिजनेबल है, मीन्स हमारे जैसे विलेजेज में मैक्सिमम हम इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये ईंटों से बना लेते हैं, इजीली बन जाता है और काफ़ी साल तक चलता रहता है, ठीक है बेटा। अब इसके कुछ डिफरेंस और देख लेते हैं हम। देखो बेटा, इसके बाद क्या कह रहा है कि स्पेस अबव द ड्रम भी कैन बी यूज, और इसके ऊपर जो स्पेस है ना उसको भी आप क्या कर सकते हो बेटा, यूज कर सकते हो, ठीक है। और फ्लोटिंग ड्रम डजंट अलाउ टू यूज़ स्पेस फॉर अदर पर्पज़, और यहाँ पे जो स्पेस होता है ना वो मतलब किसी और चीज़ के लिए यूज नहीं हो सकता। इसका टेम्परेचर विंटर्स में काफ़ी हाई हो जाता है और इसका टेम्परेचर लो हो जाता है ड्यूरिंग द विंटर। अब इसकी लाइफ स्पैन है वो काफ़ी लंबी है एज़ कम्पेयर टू दिस, और इसमें ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि एक्सकवेशन की मतलब ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसमें लेस एक्सकवेशन की नीड होती है, ठीक है। मतलब इसकी मेंटेनिंग थोड़ी सी कम है इस वाले की, इसकी मेंटेनिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा बेटा ये, ओके। अब हम नेक्स्ट करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल। तो हाइड्रोजन फ्यूल क्या कहता है बेटा, इट इज़ पोटेंशियल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी व्हेन इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा सोर्स है हीट एनर्जी का, ओके। एंड इट इज़ लाइक वाटर, सोलर, विंटर, हम इसको हर एक जगह यूज़ करते हैं। अब इसके यूजेस क्या क्या बेटा, टूर एंड व्हीकल्स को चलाने में, स्पेस क्राफ्ट्स में, जो हम ये जैसे हमने चंद्रयान 2 वगैरह छोड़ा था वहाँ पे हमने हाइड्रोजन फ्यूल का ही यूज़ किया था, ठीक है। ये किसका मिक्सर, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। यूज फॉर कुकिंग, अगर आप इसको मिक्स कर देते हो हाइड्रोजन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, यानी कि H को CO के साथ मिक्स करोगे बेटा, तो उस जो आपका फ्यूल बनेगा उसको हम कुकिंग फ्यूल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पानी गर्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब बेटा इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो बेटा देखो इसके एडवांटेज क्या क्या है। इसके एडवांटेज है बेटा कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में देता है। एंड यू नो दैट द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज मैक्सिमम, okay, this is also MCQ question, the calorific value of hydrogen maximum, burning of hydrogen create less air pollution, एयर पोल्यूशन बहुत कम होता है। इसके डिसएडवांटेज देखो बेटा, डिसएडवांटेज क्या करे, इट इज़ नॉट यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल सिंस व्हेन इट इज बर्न विद O2 इट रिएक्ट लाइक एक्सप्लोसिव, क्लियर। मीन्स जब H ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा ये एक एक्सप्लोसिव मीन्स एक तरीके के बम की तरह फट जाएगा, लाइक ए बॉम्ब, ओके। एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा फ्यूल है ये। इट कैन नॉट बी स्टोर एंड मैनेज, इसको स्टोर करना, इसको मैनेज करके रखना बड़ा टफ टास्क है। इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इजीली बिकॉज इट में एक्सप्लोज्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, इसको हम कैरी अप करने में भी मतलब काफ़ी टफ टास्क है, इसको हम कैरी अप भी नहीं कर सकते। अगर आप इसको लेके जाते हो तो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है ये, और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं एक्सप्लोसिव लाइक ए बॉम्ब ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसको कैरी अप करना काफ़ी टफ है और काफ़ी एक्सपेंसिव फ्यूल है, इसको स्टोर करना भी काफ़ी मुश्किल है। सो इसके डिसएडवांटेज है ना, बट यूँ है कि हाई लेवल के जो कंसेप्ट होते हैं ना बेटा, जहाँ पे लाइक स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह में, वहाँ पे हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होता है। लेकिन डोमेस्टिक, अगर आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक लेवल पे इसको यूज़ करना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। बट फिर भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स मीन्स कम से कम यूज़ करें और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करें, लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप द concept is clear to you, and make your notes from here so that you can write everything properly in your exams. You have to get everything in a proper way, so write it better, and thank you so much, take care.